नमस्कार डिजिटल दुनिया के दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष श्रीवास्तव। और आज हम स्टेबल कॉइन्स की दुनिया में बहुत ही गहराई से उतरेंगे। और हमको आज उस गहराई में ले जाने के लिए हमारे साथ हैं अपूर्वा। अपूर्वा, स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष। काफ़ी शानदार इंट्रोडक्शन देते हो आप हर बार की तरह। चलिए ये सफ़र शुरू शुरू करते हैं। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, रिलैक्स हो जाइए और चलिए इस रोमांचक सफ़र पर हमारे साथ। अपूर्वा। थैंक यू मनीष। तो शुरू करते हैं ये सफ़र स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन में के नाम के अंदर ही स्टेबल लिखा हुआ है, तो यानी कि ये स्थिर है। तो पूरी कहानी स्टेबिलिटी की है। हाँ, बिल्कुल सही। वेब थ्री की दुनिया में जब हम गोता लगाते हैं तो हम मान लो उसको एक जहाज़ की तरह है जो समुंदर में गोते लगा रहा होता है, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो उसी तरह वेब थ्री की दुनिया में जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं या टोकन्स की बात करते हैं, तो ये उनके साथ बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएट होता है कि कई बार दिन में, हफ्तों में 10, 15, 20, 25% वॉलेटिलिटी हो जाती है। हम्म। तो ये आइडियल नहीं है कोई भी मार्केट के लिए, तो उसकी वजह से इजाद हुआ स्टेबल कॉइन्स का। तो इससे इससे पहले कि आप अभी हम 10 फीट तक गए थे। और 10 फीट से शायद आपने, जो आप तो देखिए बहुत ही एक गहराई में जाने वाले गोताखोर हैं। हम अभी ट्रेनी हैं, अभी हमारे लिसनर्स भी अभी थोड़ा थोड़ा पानी में उतर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम उतनी गहराई में जाएं, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टेबल कॉइन्स हैं क्या? तो मैंने जैसे उदाहरण दिया आपको कि एक कश्ती है जो समुंदर में है, राइट। तो जब समुंदर में है वो वेब थ्री हो गया, और वो जो क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स है वो कश्तियाँ हो गई। लेकिन आप सोच लो कि कश्ती को जब किनारे पर बांध के रखा है तो वो हिलती डुलती है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सकती है, तो वो स्टेबल हो जाती है। तो हम्म। उसी तरह से ये हमारा स्टेबल कॉइन है जो नॉर्मली बैक किया जाता है कोई कोलेटरल से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं गोल्ड या यूएस ट्रेजरीज, राइट। तो उससे बैक्ड होता है, तो इसकी वजह से वो स्थिर रहता है। तो आपका बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, वो 20-25% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टेबल कॉइन की वैल्यू, अगर मान लो कि वो यूएस ट्रेजरी के साथ बैक्ड है, तो वो $1 की $1 ही रहेगी। वो उसमें काफ़ी ठहराव रहता है। तो अगर मैं जैसा कि मेरी आदत है, मैं एक आम आदमी के दिमाग से सोचूं, तो आपने जो एग्जांपल दिया कश्ती का, तो स्टेबल कॉइन कश्ती है। और जो उसकी रस्सियाँ, जो उसके एंकर्स हैं, वो एंकर्स, वो रस्सियाँ हैं आपके, जो जो इसको बैक करते हैं, जी। जो एसेट्स, या एसेट्स कहना चाहिए या इन्वेस्टमेंट्स कहना चाहिए, जो कोलेट्रल। उसको बैक, कोलैटरल्स। तो वो कोलैटरल्स, चाहे वो ट्रेजरीज हों या गोल्ड, मतलब कोई भी कमोडिटी हो सकती है। मैंने गोल्ड का जी। आपने एक एग्जांपल लिया। तो वो उसके एंकर्स हैं, वो रस्सियां हैं। उन रस्सियों ने इस कश्ती को पकड़ा हुआ है, जिससे कि ये जो वेब थ्री नाम का जो दरिया है, और उस दरिया की जो लहरें हैं, हम्म। उस लहरों में, उन लहरों में ये कश्ती स्टेबल कॉइन्स की स्टेबल रहे। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। आम, एक जो आगे एक बड़ा ही मतलब आपने रोचक एग्जाम्पल दिया है, और बड़ा ही इसकी शुरुआत भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम में लाए ही क्यों गए? तो स्टेबल कॉइन कई तरह के होते हैं। हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला स्टेबल कॉइन 2018 में स्थापित हुआ वो था USDT। यूएसडीटी। हाँ, और जो कंपनी इसको मार्केट में लेकर आई उसका नाम है टेदर्स। तो टेदर्स का स्टेबल कॉइन है USDT। तो इसकी कोई USDT हो गया या फिर कोई और स्टेबल कॉइन की जैसे हम बात करेंगे, उसकी आवश्यकता क्या थी।
तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है स्टेबल कॉइन के अस्तित्व में आने के लिए। एक है वॉलेटिलिटी, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है, और दूसरा जो है वो ब्रिजिंग है। तो ब्रिजिंग गैप थी पहले, तो वेब 3 में क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स का जो ब्रिज है, जिसे हम कहते हैं फियाट, तो जो नॉर्मल करेंसी है, कोई भी मुद्रा हो गई, वो इंडियन रुपीज़ हो, यूएस डॉलर्स हो, यूरो हो, कोई भी मुद्रा को हम कहते हैं फियाट। तो फियाट से जब आपको अंदर आना है वेब 3 में, तो वो ब्रिज बन जाता है स्टेबल कॉइन। तो आपके पास डॉलर है यूएस में, आप अपने बैंक अकाउंट में से मान लो $1000 आपने ट्रांसफ़र किए, और आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कहीं पर भी निवेश नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? $1000 के आपको 1000 USDT यानी स्टेबल कॉइन ले लोगे। तो वो ब्रिज ज़रिया बन जाता है कनेक्ट करने का। हमारी जो वेब 2 की दुनिया है और वेब 3 की दुनिया, उसके बीच का ब्रिज बन जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो कारण है, एक वॉलेटिलिटी कंसर्न जो है, और दूसरा ब्रिजिंग। तो इसी वजह से उसका इजाद हुआ। बहुत अच्छा। तो अगर मैं ये समझूं कि अगर किसी को वेब 3 में घुसना है, तो उसे स्टेबल कॉइन्स के थ्रू ही घुसना पड़ेगा। इज इट द राइट स्टेटमेंट, और आई एम कनेक्टिंग समथिंग डिफरेंट? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टाइम था जब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब क्या हो गया कि जो भी लोकल एक्सचेंज है, यानी इंडिया में वज़ीर एक्स है, कॉइन CDX है, आपके वहाँ यूएस में कॉइन बेस सबसे बड़ा एक्सचेंज है आपका, और हमारे ऑस्ट्रेलिया का है BTC मार्केट्स, राइट। तो ये एक्सचेंज आपको आपकी लोकल करेंसी से डायरेक्ट बिटकॉइन या इथेरियम बाइंग करने देते हैं अभी। अच्छा, राइट। तो ये तो ऑप्शन आ गया है वेब 3 में। अब समझिए कि आपके पास एक बिटकॉइन है, आपने 25,000 में एक बिटकॉइन खरीदा, अब 40,000 हो गया और आपको बेच देना है, तो आप USDT में उसको कन्वर्ट करके स्टेबल कॉइन में होल्ड कर सकते हो। आपकी सोच होगी कि शायद वापस 30,000 हो जाएगा और मैं फिर से एंट्री लूँगा, तो आप फिर से अपने जो स्टेबल कॉइन में 40,000 रखे हुए थे, उससे आपको एंट्री लेने में फिर से इजी होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर स्टेबल कॉइन नहीं होता तो आपको कंपलसरी उसको फियाट में कन्वर्ट करना है, अकाउंट में बाहर लेकर जाना है वेब 2 में, और वेब 2 और वेब 3 में अंदर बाहर करना है। तो वो ब्रिजिंग गैप जो थी, जो जिससे राइट वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, कन्वीनियंस मिल जाती है कि आपको अंदर बाहर नहीं होना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी बैंक फ़ीस चार्ज कर सकती है, या एक्सचेंज फ़ीस चार्ज करता है आपको अंदर बाहर लाने के लिए। ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर पड़े हुए आपके स्टेबल कॉइन में आपका जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हुआ या कोई भी कैपिटल गेन हुआ, तो आप उसको स्टेबल कॉइन में ही रख सकते हैं, बाहर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। और मनीष, मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे जैसे हम वेब 3 की दुनिया में घुसते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही है ये दुनिया, तो काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जिनको आवश्यकता ही नहीं है उसको बाहर वेब 2 में लाने की, क्योंकि वो उसके अंदर ही घूमते रहते। तो ये स्टेबल कॉइन बहुत ही अच्छा माध्यम बन जाता है आपको कैपिटल बिल्ड करने के लिए और होल्ड करने के लिए। तो सुविधा एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है इसमें, कि ये आपको एक बड़ी अच्छी सुविधा देता है, जिससे आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं वेब 2 टू वेब 3 स्टेबल कॉइन्स के थ्रू वो आपको सुविधा मिलती है। इसी से रिलेटेड मेरा जो अगला सवाल वो ये है कि मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में कि जो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स हैं और जो सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स हैं, इनमें क्या फ़र्क है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो स्टेबल कॉइन्स आमतौर पर कई तरह के होते हैं।
जैसे कि एल्गोरिदम डिज़ाइन स्टेबल कॉइन्स है, तो वो उसका जो पैग होता है वो कोई भी असेट के साथ, चाहे वो डॉलर हो या गोल्ड हो या कोई और भी चीज़ हो सकती है, जैसे इथेरियम भी यूज़ होता है, तो एल्गोरिदम के यूज़ से वो पैक्ड रहता है। फिर जैसे आपका प्रश्न है, मैं उसकी ओर पर आ रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन और सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन। तो हम शुरू करते हैं सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन से, राइट? क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है यूएसडीटी की, यूएसडी फॉर डेल्टा, टी फॉर टॉम। तो यूएसडीटी ये कंप्लीटली सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है। तो एक तरह से देखिए ये सहूलियत तो देता है, लेकिन जो वेब3 का एथॉस है इसको भंग करता है। कि वेब3 का एथॉस क्या है कि हमें विकेंद्रीकृत चाहिए, डिसेंट्रलाइज चाहिए, सिक्योर चाहिए और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट भी चाहिए। लेकिन ये सुविधा के लिए जब 2018 में टेदर ने यूएसडीटी लॉन्च किया, तो हमें पता नहीं है टेदर के जो यूएसडीटी है उसको बैक कितने डॉलर्स कर रहे हैं। वो कह रहा है कि दे आर 100% बैक्ड बाय डॉलर्स, बट कोई प्रमाण मात्र नहीं है, प्रूफ नहीं है हमारे पास। हाँ, तो जो मिडल मैन यानी जो सेंट्रलाइजेशन का मूल्य जिसको हम वेब3 की दुनिया से मिटाना चाहते या हटाना चाहते, वो फिर से घूम फिर के सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन के दौर में आ गया। अब दूसरा एक उदाहरण मैं देता हूँ स्टेबल कॉइन का जो सेंट्रलाइज है। इसका ये कंपनी का नाम है सर्कल, CIRCLE। अब इसका महत्वपूर्ण एक रुख है। ये यूएस एक मिनट में यहाँ पे आपको रोकूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट हियर। तो जो आपने टेदर का यूएसडीटी का एग्जांपल लिया, सो दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, राइट? हाँ जी, दैट वाज सेंट्रलाइज्ड। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इज द डिसेंट्रलाइज्ड एग्जांपल। नहीं, बहुत ही अच्छा, आपने अच्छी जगह पर टोका मुझे कि ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी। हम जो दूसरे स्टेबल कॉइन की बात कर रहे हैं USDC, ओके, वो भी एक सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, बट USDT से थोड़ा वेब3 के जो इथॉस है उसको ज़्यादा मीट कर रहा है, लेकिन है वो भी स्टेबलाइज, आई मीन सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन। तो उसकी बात करते हैं USDC। जो सर्कल नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, वो 100% US ट्रेजरी के साथ और US डॉलर के साथ USDC बैक्ड है। और इसका प्रमाण ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसको हम कहते हैं ऑन चेन और ऑफ चेन, हमेशा रहता है। वो अपने रिजर्व्स को ऑडिट भी करवाते हैं और उसका पब्लिकेशंस भी खुला होता है। और वो रेगुलेटेड US बेस्ड कंपनी है, जबकि टेदर US बेस्ड कंपनी नहीं है, तो उसको कोई SEC रेगुलेट नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि हमारे पास डॉलर्स है, आपको बस मानना पड़ेगा। USDC आपको प्रूव करता रहता है कि ये है और ये ट्रांसपेरेंट उनका फॉर्म है। लेकिन जो हमारे वेब3 के एथॉस है कि हमें सेंट्रलाइजेशन चाहिए ही नहीं, वो हमें किसी पर रिलाई नहीं करना है कि वो प्रूव करे। तो बिफोर वी जंप इनटू डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन, एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ USDC की। USDC को बहुत सारे वेब2 के दिग्गज खिलाड़ी जैसे कह सकते हैं, ब्लैक रॉक, कॉइनबेस, राइट, वो डायरेक्टली उनकी सुविधा यूज़ करते हैं। तो इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी बन जाती है USDC की कंपेयर टू USDT। लेकिन इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े नाम हो, कितने भी बड़े नाम हो, जब तक सेंट्रलाइजेशन रहता है तो एक गुंजाइश रहती है कोई कौभांड, कोई कांड होने की। तो उससे मैं हट नहीं रहा हूँ, बट हाँ, हालांकि अभी के समय पर मैं यहाँ पे अपने लिसनर्स को बता दूँ कि जो ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक इज़
the biggest asset managers, the biggest asset manager in the world? करीबन आई थिंक उनके पास कितने 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर वो मैनेज करते ज़्यादा, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा है. हैं. यानी मोटा मोटा नंबर इतना बड़ा है कि हम अनुमान नहीं लगा सकते अंदर अनुमान नहीं कितने लगा जीरो सकते. आते. तो ये हो गए हमारे दो तरह के सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन, राइट. अब हम रुक करते हैं डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन. तो इसका बहुत ही बहुत ही बढ़िया उदाहरण है डाई, DAI. डाई जो स्टेबल कॉइन है वो कोलेटरलाइज होता है इथेरियम के थ्रू. तो आपको कोलेटरल देना पड़ेगा इथेरियम. मान लो आपने $100 के इथेरियम दिए तो आप 50 डाई मिंट कर सकते हो. लेकिन वो कोलेटरल आप, सॉरी माय बैड, अगर आपने $150 का इथेरियम डिपॉजिट किया तो सामने आप $100 का डाई मिंट कर सकते हो. लेकिन ये रेशियो आपको मेंटेन करना है. अगर इथेरियम की वैल्यू $100 हो गई तो आपके इथेरियम लिक्विडेट हो जाएगी और ऑटोमेटिक अपनी फीस आई मीन जो डिफरेंस है वो भरते जाएंगे. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. हाँ, ये हो जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज प्लेयर या कोई गवर्नमेंट या कोई संस्था या गिने चुने लोग, कोई भी बीच में नहीं आता है. और मनीष, हम ये पॉडकास्ट के पहले हमने कल भी बात की थी, तो हम जब बात कर रहे थे रियल वर्ल्ड एसेट RWA, तो डाई का जो प्रोटोकॉल है जो ये सुविधा उपलब्ध करते हैं उसका नाम है मेकरडाओ. तो अब आपने मान लो कि $1,000-1,500 के इथेरियम दिए है और जैसे डाई प्रिंट होता है, मिंट होता है ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में, तो वो अपने आप $1,000 कन्वर्ट कर लेता है डाई इनटू डॉलर्स. और वो अब बैक हो रहा है विथ ट्रेजरीज. तो ये थोड़ा समझने में शायद दिक्कत हो सकती है हमारे सुनने वालों को, बट मोटा मोटा ये समझ लो कि डाई जो है उसका बैक कोलेटरल इथेरियम है, वो ऑटोमेटिक रहता है. और जैसे अगर इथेरियम की प्राइस गिरती है तो अपने आप लिक्विडेट हो जाता है अगर आप खुद उसको मैनेज नहीं करोगे तो, या अगर इथेरियम की प्राइस बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा बोरो कर सकते हो डाई. तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन. बहुत अच्छा, बहुत ही आप इतनी खूबसूरती से समझाते हैं इन बातों को, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लिसनर्स को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इसको सुन के. आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग उसके वैल्यूएशन की, आई थिंक आपने थोड़ा सा उसको टच किया. ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं, ये अपना जो मूल्य है उसको कैसे स्थिर बना के रखते हैं? क्योंकि देखिए उसके जो कोलैटरल्स हैं, जो उसके एंकर्स हैं, जो उसकी रस्सियां हैं जिससे वो कश्ती बंधी हुई है स्टेबल कॉइन्स की, अब उनमें तो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत ढील ढाल इधर उधर होता रहता है. लेकिन स्टेबल कॉइन्स कैसे अपने मूल्य को स्थिर बना के रखते हैं? तो मनीष, स्टेबल कॉइन के मोटे मोटे 3 उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको कि जिससे ये एल्गोरिदम मैथमेटिक इक्वेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसको कहते हैं हम पैग. तो जनरली ज़्यादातर अमूमन जो स्टेबल कॉइन्स है वो US डॉलर के साथ पैक्ड होते हैं, जिससे हमें समझने में बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इक्वल टू $1. तो उससे क्या होता है कि वो समझने में आसान हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर का जो व्यापार है, ट्रेड है, वो US डॉलर में ही होता है, राइट. तो एक समझने में आसानी हो जाती है. तो शुरू करते हैं फियाट कोलेटरल. तो चाहे वो US डॉलर हो, यूरो हो सकते हैं, या कोई और करेंसी हो सकती है जिसके साथ आप कोलेटरल बैक कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन कि आप क्रिप्टो के साथ जिस तरह के इथेरियम है, जैसे हमने डाई का उदाहरण जो लिया, तो उसके अंदर कोलेटरल यूज़ होता है इथेरियम. तो वो इथेरियम की वजह से
स्टेबल और पैग रहता है। और तीसरा जो माध्यम है जिसके बारे में मैंने पहले भी अभी वर्ड यूज़ किया था, एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन। तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला डिमांड सप्लाई के बेस पर वो पैग रखता है प्राइसिंग को स्टेबल कॉइन की। तो ये तीन बड़े बड़े जो टूल्स कह सकते हैं हम जिसके द्वारा स्टेबल कॉइन पैक्ड रहता है। स्टेबल कॉइन्स के अगर हम जो उनकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको कुछ हम आपने उसको टच किया, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करी। एक आपने जैसे बताया कि स्टेबल कॉइन्स वेब 2 से वेब 3 में आने के लिए आपको एक ब्रिज के जैसा रोल अदा करता है। और दूसरी क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या उससे बेनिफिट्स मिलते हैं? तो शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहली चीज़ जो नाम में ही है, स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी तो मिलती है। वॉलेटिलिटी का सॉल्यूशन मिल गया हमें वेब 3 की दुनिया में, नंबर 1। नंबर 2, पारदर्शिता। हालांकि यूएसडीटी के केस में नहीं मिलती हमें, बट सर्कल हो गया, डाई हो गया, तो आप जिसके पास इंटरनेट है वो जाकर विद इन 30 सेकेंड चेक कर सकता है कि कितने स्टेबल कॉइन्स मार्केट में है, अगले दिन या कल या परसों कितने स्टेबल कॉइन वेब 2 से वेब 3 में आए, या कि वेब 3 से वेब 2 में बाहर निकले। ये मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड आप कहीं पर भी ये चेक कर सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ही एक दूसरा पहलू हो गया इम्पोर्टेंट स्टेबल कॉइन्स का। तीसरा पहलू, बहुत ही कम लोग हैं जो ये समझ सकते हैं कि आपका एफिशिएंसी, जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी, इसकी वजह से कितनी सॉल्व हो जाती है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे जहाँ पर हमें सोचना नहीं पड़ता बैंक क्या कर रहे हैं। हम बस तसल्ली से रात को आंख बंद करके सो जाते हैं कि हमारे पैसे, हमारा जो पूरी हमारी जीवन की पूंजी है वो सुरक्षित है। और कई दौर पर आप ये इंडिया में भी हम इसी तरह रहते हैं, क्यों भाई हमारे पास इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ है। आपको मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ। हम चलते बात करते हैं साउथ अमेरिका की, हम चलते बात करते हैं मिडल ईस्ट की, राइट, जो या अफ्रीका के कई मुल्क हैं जो वॉर टोन है, राइट। टर्की ले लो, जहाँ पर पिछले 3-4 साल में इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ निकल गया समझ में नहीं आता है। वही कहानी है अर्जेंटीना की आपके साउथ अमेरिका में, राइट। तो एक टाइम पे ग्रीस का वही हाल था। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या होते हैं कि एक तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप रातों रात करोड़पति से रोडपति हो जाते हो, क्योंकि आपके पास जो है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। दूसरी चीज़ ये समझ लो, हमने तो ये टाइम देखा हुआ है 15 साल पहले, 20 साल पहले, अगर आपको इंडिया $1000 ट्रांसफ़र करना है तो कई बार दिन लगते थे, दिन छोड़ो हफ्ते भी लग सकते थे, और उसकी फ़ीस होती थी जी। मिडल मैन, बैंक और जो वो सिस्टम को चलाते हैं वो फीस चार्ज करते थे, राइट। आई रिमेंबर माय वेस्टर्न यूनियन डेज, जब उनके काउंटर तक हम ठंड में न्यू जर्सी में वॉक करके जाते थे और वहाँ पे उनको डॉलर्स देते थे और फिर उसको वो अब तो खैर पूरा सब कुछ अपसाइड डाउन चेंज हो गया है। ये डिजिटल दुनिया का ही कमाल है। और स्टेबल कॉइन्स और वेब 3 इसको गति और फ्रीडम देते हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्टेबल कॉइन है और आपको इंडिया में भेजना है स्टेबल कॉइन, या मुझे भेजना है, मान लो हम हमारी और आपकी बात नहीं करते,
कोई अर्जेंटीना में पेरेंट्स है या बच्चे हैं, विद इन सेकेंड्स वो ट्रांसफ़र हो जाते एट ऑलमोस्ट नो फीस। मैं नो फीस इसलिए कह रहा हूँ कि आपने $1000 भेजे तो कई 20-25 पैसे फीस में चले गए, बट कंपेयर टू हमने जो 20, 50, $60, $80 फीस दी हुई एक ट्रांजैक्शन करने की, आप जैसे वेस्टर्न यूनियन की बात कर रहे थे, आप $100 भेजो, $1000 भेजो, कई बार ऐसा लगता है कि भाई 10,000 भेजो तो अच्छा है, क्योंकि परसेंटेज वाइज की फीस कम होती है। ये हो गया हमारा तीसरा पहलू, कन्वीनियंस और रिडक्शन इन फीस, और गति हो जाती है उसकी वजह, कन्वीनियंस और गति। और मैं मानता हूँ कि ये जो चौथा और आखिरी पहलू है, ये पता नहीं मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि ये देता है इंक्लूजन। कोई बैंक, कोई संस्था, कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई भी दरवाजे नहीं बना सकता जहाँ पर वो गेट कीपर की तरह काम करेंगे और चूज कर सकते हैं कौन अंदर आएगा और कौन नहीं आएगा ये फाइनेंशियल सिस्टम में। तो आप चाहे किसी रेगिस्तान में रह रहे हो या अमेज़न के जंगल में हो, या आप कोई गांव में हो इंडिया पे, आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट है, आपको कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर है। तो हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, हर कोई निवेश कर सकता है, हर कोई अपना व्यवसाय चला सकता है एक इंटरनेट के दौर पर। तो ये मेरे हिसाब से मैं इसको बहुत ही बड़ा पहलू समझता हूँ Web3 और स्टेबल कॉइन का, जो है इंक्लूजन। धन्यवाद अपूर्वा। और मुझे ये मैं कह सकता हूँ कि, और मुझे बड़ा विश्वास है, देखिए मुझे तो बड़े अच्छे से समझ में आया स्टेबल कॉइन्स, और हमारे श्रोताओं को भी स्टेबल कॉइन्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लिसनर्स, आज हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे। स्टेबल कॉइन्स से के आने से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन हर जर्नी में एक रुकावट होती है, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होगा। स्टेबल कॉइन्स तो सिर्फ शुरुआत है। जब हम ट्रेडिशनल बैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ की लिमिटेशंस को देखकर ही डीफाई का जन्म हुआ, और यही है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट इज़ द फ्यूचर। क्या बोलते हैं? नहीं, इट इज़ द फ्यूचर। इट इज़। ये मैं पहले भी शायद हमारे कोई एपिसोड में बात की थी कि ये गति और ये टेक्नोलॉजी, दो चीज़ जो लेकर आती है, वो एक बार वो दरवाज़ा खुल जाता है, फिर ये वापस नहीं जा सकती है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समअप किया कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इज़ द फ्यूचर। हम ये ज़रूर प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसा होगा, कैसे चलेगा, ये होगा नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा, वो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर सही है, लेकिन यही फ्यूचर है। आगे का रास्ता इधर से ही होकर जाएगा। धन्यवाद अपूर्वा। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ उसको शेयर करिए, और हमें फॉलो करते रहिए ऐसे ही डिजिटल मजीद खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।